Hello, my dear aspirants of RPSC Grade 2. This is the class useful for the RPSC second grade students, and I'm going to teach you literary devices and literary forms as I have promised in the 30 days of your plan. So let's get started with the first topic, that is literary form and literary devices. You have first topic, that is ode. What does it mean by ode? Ode means praise. ओड का जो मतलब होता है वो होता है प्रेज एंड प्रेज। तो ये आपको एक ट्रिक के तौर पे मैं बता रही हूँ। आरपीएससी का जो पैटर्न रहता है उसमें क्या पूछा जाता है आपसे, उसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं और उन 4 स्टेटमेंट से आपको इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट बतानी है या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ये भी पूछा जा सकता है 4 स्टेटमेंट दे करके। तो आपको जो डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशन जो है ये ऑथेंटिक सोर्स से ली गई है, तो आपको इसे एज इट इज लर्न करना है कि ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोम, seriousness of subject, elevated in style and elaborate stanzaic structure. So these 4 facts you should learn, that what is ode? Ode is a long lyric poem. First one you have to learn. The subject is seriousness. It means the subject is serious subject here and it is elevated in style and elaborate stanzaic structure. The structure is stanzaic. So it is in a stanza form. ये आपको डेफिनेशन एमएच अब्राम से जो है पढ़नी है और यहाँ पर मैंने आपको गिवन भी कर दी है कि चलो एमएच अब्राम से इंपॉर्टेंट जो हैं जितनी भी डेफिनेशंस मैं वो ऐड करती जाऊंगी। देन डेफिनेशन के अलावा आपको क्या याद रखना है कि इसके अंदर प्रेज की जाती है। एज आई टोल्ड यू कि ओड इज इक्वल टू प्रेज। ओड का मतलब भी क्या होता है, यू आर एड्रेसिंग समवन इन अ प्रेज। तो आप प्रेज में किसी की तारीफ में क्या करते हो, किसी भी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी नेचर के ऑब्जेक्ट को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप क्या करते हो, प्रेज करते हो। इन दैट सिनेरियो दैट पोम इज नोन एज ओड। जैसे कि हमारे पास फेमस हैं जॉन कीट्स, जिन्होंने ओड टू साइकी लिखा है, ओड टू ऑटम लिखा है, ओड टू नाइटिंगेल लिखा है, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, ओड टू ग्रेशियन अर्न भी लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ओड टू नाइटिंगेल में उसने बर्ड को क्या कहा है, इमोर्टल बर्ड, though was not born for death, immortal bird। जैसे आपने इस पोम को पढ़ा होगा कि जो बर्ड है उसको बोला है कि जैसे तुम इमॉर्टल हो वैसे मुझे भी क्या कर दो, इमॉर्टल बना दो अपनी तरह। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओड इज इक्वल टू प्रेज। किसी की प्रेज में जो लिखी जाती है पोम उसको हम ओड कहते हैं। ओड जो है जनरली लॉन्ग लिरिक पोम होती है, इसकी सीरियसनेस ऑफ सब्जेक्ट होती है, स्टाइल में एलिवेटेड होती है और स्टैंजाइक इसका स्ट्रक्चर रहता है। सो आई होप यू गॉट दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एलिजी। एलिजी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजी का मतलब होता है सैडनेस प्लस डेथ, यानी एक ऐसी पोम जो किसी की डेथ के ऊपर मॉर्निंग करने के लिए या लेमेंट करने के लिए जो है लिखी जाती है। सो आपने एलिजी पढ़ी भी होगी। थॉमस ग्रे जो है हमारे राइटर, उनकी जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये फेमस एलिजी का जो है लिटरेरी एग्जांपल है। तो आपको जो है ध्यान रखना है, एलिजी क्या होता है, सैडनेस होती है इसमें और डेथ, यानी किसी डिसीज्ड पर्सन के ऊपर जो है ये लिखी जाती है और इट इज अ काइंड ऑफ अ पोम that is mourning or a lamentation for the dead. I hope you understood. A poet remembering a deceased friend, है ना, इसके अंदर वो lament करता है अपने किसी मृत जो है फ्रेंड को। एग्जाम्पल हो गया इसके अंदर लाइन्स में, the paths of glory lead but to the grave. So this is the reality of life, कि जो paths of glory है that lead but to the grave only. So is the trick sadness plus death, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यू हैव सोनेट। देखिए सोनेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि लिरिक पोम, अगेन ये भी क्या होती है, हमारी एक लिरिक पोम होती है और उसमें 14 लाइंस होती हैं। तो आप कहेंगे कि जीएम हॉपकिंस ने पोम लिखी थी और वो 10.5 लाइंस की थी, ठीक है, उसको कर्टल सोनेट कहा जाता है। तो वो सोनेट कैसे हुई उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन अवर वेरी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी आप एक जनरल आइडिया ले लीजिए कि व्हाट इज सोनेट। सोनेट में क्या होता है, पोएट एक्सप्रेसिंग लव इन एग्जैक्टली 14 लाइन्स। इसमें क्या होता है, पोएट जो है वो लव को एक्सप्रेस करता है 14 लाइन्स के अंदर और ये लिरिक होती है, इसको गाया जाता है। सोनेट नंबर 18, जैसे कि आपके सिलेबस के अंदर सोनेट नंबर 30 है शेक्सपियर की,
यहाँ पे मैं 18 का एग्जाम्पल दे रही हूँ। शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे बाय विलियम शेक्सपियर, इसका बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन्स की पोम। देन यू हैव नेक्स्ट एपिक। एपिक जो है इसमें क्या होता है, कोई हीरो होता है, कोई लेजेंड होता है और उसकी एक लॉन्ग स्टोरी जो है उसके ऊपर बेस्ड होती है, यानी होती है ये पोम ही, लेकिन किस फॉर्म में होती है, हीरोइक प्लस लॉन्ग स्टोरी की फॉर्म में होती है। जैसे लॉन्ग स्टोरी लिखी जाती है, कहानी एक नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है, तो एपिक की खास बात क्या होती है, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट in an elevated style centered on heroic figures। अब देखो elevated in style तो हमारे पास जो है ओड भी होती है, लेकिन ओड जो है वो किसी के प्रेज में होती है। इसमें क्या होता है, हीरोइक फिगर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है ये सेंटर्ड होती है। तो ये जो है माइन्यूट सा डिफरेंस है बिटवीन एपिक एंड ओड। तो देखिए लॉन्ग नैरेटिव होती है। अगर सिंपल हम कहें कि लॉन्ग लिरिक पोम, लॉन्ग लिरिक, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, लॉन्ग लिरिक पोम अगर ये कहा जाए दैट इज योर ओड, ये ओड होती है। और लॉन्ग नैरेटिव पोम कहा जाए, नैरेटिव मतलब जो कहानी के फॉर्म में गाई जो है लिखी जाती है, तो दैट इज योर एपिक। ठीक है, दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है बातें। लॉन्ग लिरिक पोम इज योर ओड, लॉन्ग नैरेटिव पोम इज योर एपिक। सीरियसनेस सब्जेक्ट दोनों में ही होती है, एलिवेटेड स्टाइल दोनों में ही होते हैं और सेंटर्ड ऑन हीरोइक फिगर्स। एपिक जो है वो उसमें हीरोइक फिगर, एक लेजेंडरी हीरो होता है, उसके ऊपर बेस्ड होती है। जैसे इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हीरो फाइटिंग ग्रेट बैटल्स, हीरो जो है ग्रेट बैटल्स को जो है फाइट करता है। जैसे कि हम बात करें पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन, मिल्टन में जैसे सैटर्न है, एडम है, ईव है, ये लोग जो है ये क्या करते हैं, हीरो फाइटिंग ग्रेट बैटल्स, वो जो है ग्रेट बैटल्स जो है इनके अंदर दिखाए गए हैं पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। तो जॉन मिल्टन का ये बहुत ही अच्छा लिटरेरी एग्जाम्पल है एपिक का। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव मोक एपिक। मोक एपिक देखिए, एपिक का मतलब क्या है, सीरियसनेस इन सीरियसनेस ऑफ सब्जेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना वो इतना ट्रिवियल मतलब इतना तुच्छ सा होता है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। ठीक है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, बहुत ही जो है स्मॉल माइनर सा कोई सब्जेक्ट होता है और उसको एग्जैजरेट किया जाता है। यानी मोक एपिक इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ एपिक पोएट्री। ये एपिक पोएट्री को मिमिक, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। ये क्या करता है, मोक एपिक एपिक पोएट्री के स्टाइल को कॉपी करता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये ट्रीट करता है ट्रिवियल सब्जेक्ट को, ट्रीटिंग अ स्मॉल इवेंट एज इफ इट वर अ ग्रेट वॉर। यानी ग्रेट वॉर की तरह जो है ऐसे ट्रीट किया जाता है किसी भी स्मॉल इवेंट को। जैसे एपिक में तो क्या होते हैं, ग्रेट वॉर को, बैटल्स को शो किया जाता है, बट मोक एपिक का, मोक का मतलब होता है किसी को पैरोडी करना, किसी का मजाक उड़ाना। यानी कोई छोटी सी चीज, कोई तुच्छ सी चीज है और उसको जो है आप क्या कर रहे हो, आप स्मॉल इवेंट को काफी जो है बिग इवेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। जैसे रेप ऑफ द लोक बाय अलेक्जेंडर पोप, इसमें देखिए आपके पास बेलिंडा नाम की करेक्टर होती है, बेलिंडा। ठीक है, और लोक का मतलब होता है ऐसे जो फेस के ऊपर किसी के लट गिर रही होती है उसको लोक बोलते हैं। ठीक है, तो बेलिंडा जो है उसके फेस के ऊपर ऐसे दो जो है, उसके फेस के ऊपर ऐसे दो लॉक गिर रहे हैं और जो हमारे पास जो मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो क्या करता है, बेलिंडा के उस लॉक को ही कट कर देता है ना, जिसको वो फ्लॉन्ट कर रही थी उसको कट कर देता है और कट करके वो उसको स्काई में ऐसे उड़ा देता है। और बेलिंडा रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज मुझे मेरा वो लॉक वापस कर दो, लेकिन वो लॉक ऊपर जाके कहते हैं हेवन में स्टार बन जाता है। तो आपको जो है क्या है कि उसके बालों की जो लट है उसके ऊपर ही पोम लिख दी गई। यानी ये सोशल, जो उस टाइम का सोशल, आप कह सकते हो उस टाइम की जो सोशल प्रिटेंशंस हैं सोसाइटी में, जो दिखावा है, सोशल जो प्रिटेंशंस हैं, उनको मोक किया गया है थ्रू दिस एपिक। मोक एपिक, मोक मतलब उसका मजाक उड़ाया गया है। जो बेलिंडा है जो अपनी सुपरफिशियल जो ब्यूटी है ना, उसको वो शो ऑफ करने की कोशिश करती है और फिर जब उसका वो लोक जो है वो जो दूसरा करेक्टर होता है, जो मेल करेक्टर होता है, वो जब बेलिंडा के लोक को कट कर लेता है तो बेलिंडा उसके लिए जो है एक बैटल सा स्टार्ट कर देती है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मोक एपिक का मतलब क्या होता है कि कोई ट्रिवियल सा जो है
सब्जेक्ट है, और उसको एपिक पोएट्री की तरह ट्रीट करवा करके उसको बड़ा कर देना. सो आई होप यू गॉट दिस. नेक्स्ट यू हैव ड्रामेटिक मोनोलॉग. देखिए, इट इज द थिंग, आपको एक तो होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी आपके पॉइंट है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसके लिए कौन जानी जाती हैं? मिसेस डेलोवे नाम से एक वर्क है हमारे पास, मिसेस डेलोवे, रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ. मिसेस डेलोवे रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, जो कि एक मॉडर्न राइटर है, मॉडर्न एज, यानी ये लगभग जो है कंटेम्पररी ऑफ टीएस एलियट हैं, ठीक है, ये मॉडर्न एज की राइटर हैं. अब इसमें क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि फ्लो ऑफ थॉट होता है. क्या होता है इसके अंदर? फ्लो ऑफ थॉट होता है, और वो थॉट आपको पता है कभी हेयर कभी देयर, किसी डायरेक्शन में, मतलब उसका कोई लीनियर जो है, लीनियर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता. जैसे हमारे थॉट है, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम कभी इधर की सोचने लग जाते हैं, कभी उधर की सोचने लग जाते हैं. दैट मीन्स जो फ्लो ऑफ थॉट है वो नॉन लीनियर होता है. जो नॉन लीनियर जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली चलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं. तो ये तो आपको समझ में आ गया, फ्लो ऑफ थॉट. मिसेस डेलोवे जब वो पार्टी की प्रेपरेशन कर रही होती है, मिसेस डेलोवे जो है वो पार्टी होस्ट कर रही है, वो फ्लावर शॉप पे जाती है, फ्लोरिस्ट के पास, तो वहां भी उसके इमेज चलती रहती है दिमाग में कि अब ये करना है, वो करना है. दैट इज फ्लो ऑफ थॉट, जो आपके भी चलता है. तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है. ऑन द अदर हैंड वी हैव ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसके लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ज्यादा फेमस है. जैसे इनकी माई लास्ट टचेस वर्क है, या फिर आपके भी एक वर्क इसमें लगा हुआ है, द पोएम इन विच एक लास्ट राइड टुगेदर भी है, ठीक है, लास्ट राइड टुगेदर जो आपके सिलेबस में है. इसमें आपको ध्यान रखना है, एक सिंगल स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर. इसमें क्या होता है कि एक सिंगल स्पीकर होता है और वो एड्रेस करता है साइलेंट लिसनर, यानी ड्यूक ऑफ फेरारा जो है माई लास्ट डचेस में, जो कि इस डचेस का हस्बैंड होता है, ठीक है, और वो एक लिसनर होता है उसके सामने, है ना. उस लिसनर की हमें आवाज नहीं आती, सिर्फ ड्यूक ऑफ फेरारा जो है वो ही बोली जा रहा है, उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो सिर्फ उसको सुन रहा है. तो इसमें क्या होता है? इसमें लिसनर होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लेकिन वो कैसा होता है? वो पैसिव या फिर साइलेंट लिसनर होता है. कैसा होता है? पैसिव या साइलेंट लिसनर होता है. तो पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर, एक स्पीकर होता है, एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर एट अ क्रिटिकल मोमेंट. ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है. अब यहाँ पे क्या है? वन कैरेक्टर स्पीकिंग अलोन ऑन स्टेज, यानी बोल एक ही बंदा रहता है स्टेज के ऊपर, बोलता है एक ही इंसान है, लेकिन सुनने वाला कौन होता है? एक लिसनर जरूर होता है. जैसे माई लास्ट टचेस में ड्यूक ऑफ फेरारा बोलता है और उसके सामने एक साइलेंट लिसनर होता है. तो आप समझ सकते हैं कि वन स्पीकर प्लस साइलेंट. इसमें कोई स्पीकर जो है ना स्पीकर होता है ना लिसनर होता है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या है? ना तो कोई स्पीकर होता है ना कोई लिसनर होता है, वो सिर्फ उसके थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रहा होता है. दैट्स इट. तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. Next we have ballad. Ballad is very important. It's a narrative song that tells a story in simple language, है ना. सिंगर नरेटिंग अ स्टोरी. इसमें एक सिंगर होता है और वो स्टोरी को नरेट कर रहा होता है. जैसे कि एस.टी. कॉलरिज, जो कि हमारे पास किस एज के हैं? रोमांटिक एज के पोएट जो हैं उनको माना जाता है. एंड ही इज वन ऑफ द लेकर्स. लेकर्स का मतलब होता है लेक पोएट्स, ठीक है, इनको लेक पोएट्स भी कहा जाता है. तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज सबसे अच्छा एग्जांपल है बैलेड का. क्या है? इसके अंदर स्टोरी प्लस सॉन्ग है. जैसे आप इसमें पढ़ोगे ना इसको, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को, तो इसके अंदर आपको स्टोरी और प्लस इसके अंदर सॉन्ग दोनों चीजें मिलेंगी. तो आप कह सकते हो कि नैरेटिव सॉन्ग होता है जो एक सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी की फॉर्म में होता है. तो बैलेड जो है वो गा के सुनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है. देन वी हैव लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है. अब हमने इससे पहले लिटरेरी एक चीज हमारी रह गई जो थी, एक और चीज जो है हमें डिस्कस करनी थी, फन. फन जो है इसको बोलते हैं प्ले ऑन वर्ड्स. जैसे एक एग्जाम्पल है, यानी एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग, लेकिन एक वर्ड लिख दिया और उसके दो मीनिंग जो हैं कन्वे कर दिए सिंगल एक वर्ड से, है ना. तो आप देखिए प्ले ऑन वर्ड्स होते हैं और इसके लिए शेक्सपियर जाने जाते हैं. कौन जाने जाते हैं इसके लिए?
शेक्सपियर। अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगी। शेक्सपियर, देखिए एक बहुत अच्छी लाइन है, आस्क मी फॉर टुमारो, आस्क मी फॉर टुमारो एंड आई विल बी अ ग्रेव मैन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। ठीक है, हो सकता है, ये एग्जाम्पल किसका है आप सोचकर बताइए, यहां मैं लिख भी देती हूं, देखिए रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर, वहां से ये लाइन ली गई है। तो यहाँ पे जो ग्रेव वर्ड है इसके टू मीनिंग है, एक तो ग्रेव का मतलब होता है सीरियस और एक ग्रेव का मतलब होता है डिसीज या डेड पर्सन। तो यहाँ पे रोमियो जो है वो जूलियट के कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में कल पूछोगी ना, यानी जब कल आएगा, आने वाले कल में जब तुम मेरे बारे में पूछोगी तो हो सकता है आई वुड बी अ ग्रेव मैन, हो सकता है मैं किसी कब्र में दफन मिलूं। और दूसरा क्या है कि जब तुम मुझे कल मिलोगी ना तो हो सकता है मैं इतना समझदार हो जाऊं, एकदम सीरियस पर्सन के रूप में तुम्हारे सामने जो है मैं आ जाऊं। तो ये इसके दो मीनिंग हो गए, ग्रेव यानी प्ले ऑन वर्ड्स हो गए, और शेक्सपियर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है पन जो है उसको यूज करने के लिए। तो पन के लिए आपको ध्यान रखना है कि ग्रेव के यहाँ पर टू मीनिंग है, एक तो है सीरियस और एक है डेड पर्सन। तो रोमियो एंड जूलियट का वेल नोन एग्जांपल है, यू शुड रिमेंबर दिस कोट। देन वी हैव लिटरेरी डिवाइसेस। देखिए लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, आपके पास सिमिल है, मेटाफर है, ठीक है, इसके बाद पर्सोनिफिकेशन है। ये लैंग्वेज में जब किसी भी वर्क में जब इनको यूज किया जाता है तो लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है ना। इससे आपकी मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज का आइडिया आ जाता है, इसको पोएटिक डिक्शन भी कहा जाता है। जितने अच्छे वर्ड्स आप, वोकैबुलरी आप यूज करते हो अपनी लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड पोएटिक डिक्शन, है ना। तो देखिए लिटरेरी डिवाइसेस जो है हमारे पास, इसमें सबसे पहला है सिमिल। इसको क्या कहेंगे, सिमिल। सिमिल का मतलब क्या होता है, सिमिल और मेटाफर दोनों का ही मतलब होता है कंपैरिजन, मींस तुलना करना। जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, दैट मींस वी आर यूजिंग आइदर सिमिल और वी आर यूजिंग मेटाफर। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि जब टू अनलाइक थिंग्स के बीच में लाइक और एज का यूज करते हैं, यानी एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यानी वो दोनों चीजें एक जैसी नहीं है, वो अनलाइक थिंग्स है, बट स्टिल हम उनको कंपेयर कर रहे हैं लाइक और एज यूज करके, दैट इज योर सिमिल। जैसे ही का मतलब हो गया कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी ह्यूमन, और उसको हम कंपेयर एक एनिमल के साथ करते हैं। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि ब्रेव, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है हमारे पास, पॉजिटिव डिग्री यूज की गई, एज वाले पॉजिटिव डिग्री होती है। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रेव एडजेक्टिव यूज किया गया है और ही को ब्रेव बताया है लायन की तरह। तो आप देखिए एक एनिमल और एक इंसान कभी भी एक जैसे हो सकते हैं क्या? इन टुडे सिनेरियो इट कैन बी कि जितना क्रूल एनिमल है उतना ही क्रूल इंसान होता जा रहा है। लेकिन आप जनरल इसको सोचकर देखिए कि एनिमल की और पर्सन की कोई भी ऐसी कोई, मतलब आप कह सकते हो कंक्रीट कोई ऐसी सिमिलैरिटी नहीं है जिसके बिहाफ में हम इन दोनों को इक्वल जो है रख सके। तो यहां पर जो यूज किया गया ब्रेवरी, यानी उनकी जो एडजेक्टिव है ब्रेवरी, उनकी क्वालिटी जो है उनको सेम बताया गया, यानी जितना ब्रेव लायन है उतना ही ब्रेव ही है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, लेकिन दो अनलाइक थिंग्स के बीच में हुआ है, दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में हुआ है। और यहां पर क्या वर्ड यूज किए गए हैं, एज और एज यूज किया गया। इसका मतलब एज और लाइक मिले तो आपने क्या करना है, सिमिल करना है। इट्स नॉट सिमिली, इट्स सिमिल। दूसरी तरफ देखिए एक मेटाफर होता है, इसमें इंप्लाइड कंपैरिजन होता है, इसमें भी अनलाइक थिंग्स के बीच में। अब यहाँ पे तो एक्सप्लिसिट है, ये दिखाई दे रहा है कि एज है। अब देखिए टाइम को थीफ बताया है, आप खुद सोचिए, टाइम जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और टाइम को एक जो है कंक्रीट यानी चोर, थीफ के साथ कंपेयर कर दिया। अगेन टू डिसिमिलर थिंग्स, अनलाइक थिंग्स, और इनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है फिर भी, यानी यहाँ पे तो कहता है ए इज लाइक बी, ए जो है बी की तरह है, लेकिन इसमें ए को ही बी बना दिया, दोनों को बिल्कुल जो है इक्वल बना दिया। तो जहां इक्वल बना देते हैं वो आपका क्या होता है, मेटाफर। इसमें तो क्या कहते हैं कि उसके जैसा है ना, बराबर नहीं, उसके जैसा है।
इसमें तो बिल्कुल बराबर कर दिया जाता है, टाइम को ही थीफ कह दिया, तो आप क्या कह दोगे कि टाइम और थीफ में वैसे तो कोई वो नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, अनलाइक थिंग्स है, लेकिन यहाँ पे विदाउट यूजिंग एज और लाइक कंपेयर किया गया है, तो वी कैन कॉल इट मेटाफोर. Then we have next slide, personification. Again very important thing. आपको याद रखना है ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन की जो क्वालिटीज हैं, ह्यूमन क्वालिटीज जब नॉन लिविंग थिंग्स को दे दी जाती हैं, जैसे आपने डेफोडिल्स एग्जाम्पल देखा होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक लेकर्स या एक जो है रोमांटिक एज के पॉट जो है वो माने जाते हैं, फेमस, वेल नॉन फेमस, जिनका सॉलिटरी रीपर आपके सिलेबस में भी है सेकंड ग्रेड के. तो देखिए, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हो, यानी जो काम ह्यूमन का होता है वो आप दूसरी जो है ऑब्जेक्ट्स को दे देते हो, जैसे hundreds of daffodils dancing, hundreds of daffodils were dancing in the field. अब देखिए आप, यहां पे ये एक्शन हो रहा है डांस करने का. अब डांस, जो डांसिंग करने का काम है वो किसका है? ह्यूमन, वी ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन यहाँ पे कौन कर रहे हैं? ये डेफोडिल्स कर रहे हैं. डेफोडिल्स मींस नेम ऑफ अ फ्लावर, जो कि टू डेफोडिल्स जो वर्क है, पोएम है रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, उसके अंदर ये लाइन है. तो डेफोडिल्स जो है वो डांस कर रहे हैं फील्ड के अंदर. तो आप कह सकते हो डांस करने की जो एट्रीब्यूट है, जो एक्शन है, वो कौन कर सकता है? वो एक्शन ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को करवाया गया है. तो आप कह सकते हो इसके अंदर जो डेफोडिल्स है उसको पर्सोनिफाई किया गया है. तो गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. जैसे मून स्माइल्ड एट मी. क्या मून कभी स्माइल कर सकता है? लेकिन जब हम आकाश में, खुले आकाश में बैठते तो हमें लगता है ऊपर कुछ इमेज बन रही हैं, कुछ ऊपर जो है मून जो है वो स्माइल कर रहा है, स्टार्स जो हैं वो भी हमें देख करके स्माइल कर रहे हैं. तो स्माइल करने का काम किसका है? वी ह्यूमंस का. लेकिन यहाँ पर इस मून को जो है स्माइल करते हुए बताया गया है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे इस मून को पर्सोनिफाई किया गया है. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट जो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार, जिसमें किसी एक वर्ण की बार बार जो है पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, उसको हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन. लेकिन नेबरिंग वर्ड्स में होने चाहिए. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. तो देखिए यहाँ पे जो पी यानी कि प जो हमारा वर्ण है, जो लेटर प है, इसका बार बार जो रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन. तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सेम साउंड रिपीटेड, जिसमें सेम साउंड रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं. और नेबरिंग वर्ड्स यानी जो कंसेक्यूटिव जो वर्ड्स हैं उनके अंदर होना चाहिए. Then you have very important hyperbole. देखिए हाइपरबली में क्या होता है? डेलिब्रेट एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस. ये भी ध्यान रखना है कि इसमें डेलिब्रेटली एग्जैजरेट किया जाता है, यानी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है. किसके लिए? एम्फेसिस, यानी उस पर प्रभाव डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए. जैसे आप किसी को कहते हो, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स. मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स कहा है, मैंने तुम्हें 36 बार समझाया है, मैंने तुम्हें 100 बार कहा है. क्या लिटरल इसका मीनिंग 100 बार का मतलब आपने सच में 100 बार समझाया है? नहीं. इट्स जस्ट अ एग्जैजरेशन, इट इज जस्ट अ हाइपरबली. तो आपको इसे हाइपरबली बोलना है, इसका प्रोनाउंसिएशन. और एक्सट्रीम एग्जैजरेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरबली कहते हैं. देन यू हैव आयरनी. आयरनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखिए, अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी. अब देखिए कंट्रास्ट होता है, मतलब विरोधाभास पाया जाता है बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी. जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं होके उल्टा हो जाना. जैसे कि टाइगर किंग नाम से एक वर्क आता है, या 11th या 12th में किसी सीबीएसई की जो है बुक से मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें टाइगर किंग नाम से एक जो है चैप्टर है, और उसमें टाइगर किंग जो है उसका ऑपरेशन करना होता है. तो डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके जैसे ही बाहर आता है, तो उसकी फैमिली वाले, किंगडम वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसा रहा. तो डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन इज डन, ऑपरेशन हो गया है, जो किंग है, किंग हैज डाइड. तो आप सोचिए, ऑपरेट किया गया उसको जिंदा रखने के लिए. तो जब उसने बोला ऑपरेशन इज डन, इसका मतलब काम हो गया, सही है सब कुछ,
जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था किंगडम वालों ने, उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया मतलब सही हो गया। लेकिन अगली ही स्टेटमेंट जैसे आई कि द किंग हैज डाइड, तो इसका मतलब ऑपरेशन से तो सही होना चाहिए था, बट किंग क्या हो गया, उसकी तो डेथ हो गई। तो जो आप सोचते हो रिजल्ट उसके नेगेटिव आना, जो एक्सपेक्ट किया उसके जस्ट ऑपोजिट आना, इज योर आयरनी। जैसे कि फायर स्टेशन का काम क्या होता है, फायर को बुझाना। अब भाई साहब यहाँ पे फायर स्टेशन को ही आग लग गई, तो दैट मीन्स हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि फायर स्टेशन का मतलब क्या है, कि फायर स्टेशन का मतलब है कि फायर को एक्सटिंग्विश किया जाएगा, बचाया जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर किसी प्लेस को आग लग गई तो। लेकिन यहाँ तो यहाँ खुद ही फायर स्टेशन जल गया, तो दैट मीन्स आप जो सोचते हो जस्ट उसके ऑपोजिट होना इज योर आयरनी। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। देन यू हैव सेटायर। सेटायर के लिए हमारे पास है अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ह्यूमर प्लस क्रिटिसिज्म होता है। ह्यूमर मतलब मजाक, हंसी मजाक, प्लस उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अलेक्जेंडर पोप जो है उसने शेडविल पे बहुत ज्यादा तंज कसे हैं, बहुत ज्यादा सेटायर उन्होंने किया है, सेटायरिकल वे में उनको मॉक किया है, ठीक है। और यहाँ पर जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल में भी कुछ ऐसा ही किया है। तो आर्ट ऑफ रिडिक्लिंग ह्यूमन फॉलीज, यानी ह्यूमन की जो फॉलीज हैं, सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिडिक्यूल करना क्या कहलाता है, सेटायर कहलाता है। उनका रिडिक्यूल मतलब उसको कहना कि ये बहुत ही जो है रिडिकुलस थिंग है टू डू, बहुत ही बेकार चीज है, इसको क्या करना चाहिए हमें, इसको सेटायर करना चाहिए, इसको तंज कसना चाहिए। तो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो ह्यूमन फॉलीज हैं, उनको रिडिक्यूल करने की आर्ट को हम क्या कहते हैं, सेटायर। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। अलेक्जेंडर पोप का जो है उस पे शेडविल के ऊपर है, वो हम लोग देख लेंगे डिटेल में बाद में। उसके बाद वी हैव ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया क्या होता है, साउंड होता है। जैसे आप किसी भी डोर को खोलते हो तो डोर की जो क्रैकिंग की साउंड आती है, दैट साउंड, जो क्रैक का साउंड है, दैट साउंड इज ओनोमोटोपिया। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जो क्रॉक क्रोक का साउंड होता है, किसका, फ्रॉग का। तो जो क्रोक क्रोक साउंड है, जो आपकी पोम में साउंड तो क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन उस साउंड की जगह वहां पे क्रॉक क्रोक, काऊ काऊ ऐसे लिख दिया जाता है, तो उस लिखे हुए वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, जो साउंड को रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनोमोटोपेया कहते हैं। तो वर्ड्स, वो वाले वर्ड्स जैसे कि काऊ काऊ हो गए आपके, ठीक है, जो क्रो का साउंड है, क्रोक क्रोक हो गया जो कि फ्रोक का साउंड है, क्रोक क्रोक, ठीक है। हिस जो साउंड है आपको अच्छे से पता है कि स्नेक का साउंड होता है। तो देखिए कोई भी पोम जब हम लोग लिख रहे होते हैं, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट जब लिख रहे होते हैं, तो ये साउंड तो हम लोग उसके अंदर जो है, रियल साउंड जो है वो तो सुना नहीं सकते रीडर को, लेकिन उसके जगह हम इन वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। तो जो हिस साउंड है, जो साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, ओनोमोटोपिया। जैसे बजिंग साउंड हो गया, हिस साउंड हो गया, जैसे डोर को आपने जोर से मारा मतलब डोर बैंग हुआ, बैंग हो गया, पानी में छलांग लगाई तो स्प्लैश का साउंड। तो ये सारे के सारे जो साउंड हैं आपके, उन साउंड को इमिटेट करने वाले जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ओनोमोटोपिया कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब हम लोग जो है कुछ की वर्ड्स देखते हैं इससे रिलेटेड, कि जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको कितना समझ आया है, उसकी हम जनरल सी एक छोटी सी रिवीजन लेते हैं। सोनेट का मतलब आपको मैंने बताया कि 14 लाइंस की पोम होती है। ओड का मैंने बताया कि पोम ऑफ प्रेज होती है, जिसमें तारीफ के लिए किसी की लिखी जाती है, एड्रेस की जाती है। एलिजी जो है पोम ऑफ मॉर्निंग, किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है। ओनोमोटोपिया जो है साउंड के जो वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं साउंड को, उसको ओनोमोटोपिया कहते हैं। एपिक का मतलब होता है कहानी, किसी लेजेंडरी हीरो की कहानी, तो हीरोइक नैरेटिव हो गई। मोक एपिक का मतलब है फनी एपिक। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और उसके सामने कौन होता है, एक लिसनर होता है, बट वो लिसनर कैसा होता है, वो लिसनर साइलेंट होता है, उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। देन वी हैव बैलेड। बैलेड का मतलब है स्टोरी का सॉन्ग होता है। सिमिल, जिसके अंदर अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लाइक और एज यूज करके। मेटाफर जो है, मेटाफर का मतलब होता है इंप्लाइड कंपैरिजन किया जाता है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन अनलाइक थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन का मतलब जब ह्यूमन ट्रेट्स हम लोग किसको दे देते हैं, नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग्स को, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड साउंड्स होते हैं जो कि कंसेक्यूटिव वर्ड्स जो हैं, जो रिपीटेड साउंड्स क्रिएट करते हैं, उनको एलिट्रेशन, किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार जब हो।
हाइपरबली जो है उसको एग्जैजरेशन, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर जो है बताना, दैट इज हाइपरबली। और आयरनी का मतलब होता है आपके पास ऑपोजिट आउटकम, जो हमने टाइगर किंग वाला देखा कि इसके अंदर जो ऑपोजिट जो है, यानी जैसा सोचा उसके जस्ट एक्चुअल उसके जस्ट ऑपोजिट होना, दैट इज आयरनी। और सटायर का मतलब हमने देखा कि ह्यूमरस क्रिटिसिज्म, कि हम किसी के ऊपर हंसी मजाक के साथ ह्यूमरस वे में क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं, दैट इज योर satire. I hope this class is going to be very fruitful to you, and thank you so much for watching me. If you want such videos related to your RPSC second grade, please do comment in the comment section box. Thank you so much.